हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं CFS चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके ऑडिटिंग सब्जेक्ट का 8वां चैप्टर है और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी ढेर सारी मेमोरी टेक्निक्स और कहानियाँ मैंने तुम्हें बना के दी हैं। तो बहुत ईजी है, रिमेंबर हो जाएगा, एक बार ही सुनोगे समझ भी आ जाएगा। फटाफट करते हैं, एग्ज़ाम तुम्हारे आने वाले हैं ना। इस चैप्टर में तुम्हें शार्क टैंक की कहानी सुनाएंगे और उससे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुमने FR में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते कैसे हैं पढ़ा होगा। यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे कि इसको ऑडिट कैसे करते हैं। शुरू में बेसिक बता रखा है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये बता रखा है कि AS 21 और इंड AS 110 बताते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर PPFS। PPF बोले तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इन दिस केस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते थे ना, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें सेक्शन 129 बात करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। 129 सबसेक्शन 1 बात करता है स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और 129 सबसेक्शन 3 बात करता है कि एक कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं, और सब्सिडरीज में जॉइंट वेंचर और एसोसिएट भी इंक्लूड होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। 129(3) बात करता है कि एक कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। अब जब हर कोई ज्ञान दे रहा था, एक AS 21, इंड AS 110, सेक्शन 129, तो कंपनी रूल्स भी आ गए। कह रहे हैं कि भाई जब तुम अपनी CFS बनाओगे ना, तो उसको एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एज़ पर शेड्यूल 3 बनाना। ठीक है, तो मैंने उससे कहा रूल भाई यार कुछ हो सकता है क्या, मतलब मैं आलसी तो थोड़ा कम करो ना यार, ASB शेड्यूल 3B ये सब कैसे फॉलो करूँगा, इतने रूल्स मुझसे नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी रूल कहता है अच्छा ठीक है रुक, कह रहा कि अगर AS के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है CFS बनाने की, AS के हिसाब से तेरी कंपनी को एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो तू सिर्फ शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट पूरी कर लियो। शेड्यूल 3 बोले तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई AS के हिसाब से कब एग्जेम्पशन मिलती है, मेरे को ये भी तो बता। कह रहा ये भी मैं ही बताऊँ। मैं कहा हाँ तू ही बता दे, मेरे को तो याद नहीं कि क्या पढ़ा था मैंने। कह रहा अच्छा ठीक है, AS और इंड AS एंटिटीज़ पे लगते हैं। ठीक है, अगर तेरी एंटिटी पे AS लगते हैं तो AS 21 देता है एग्जेम्पशन कि कब सब्सिडरी को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि कब तेरी कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगी फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ CFS। 2 कंडीशंस बताता है। पहली कंडीशन है कि जब तेरा कंट्रोल टेम्परेरी हो, कि तूने अभी लिया और तू सोच रहा है कि थोड़े टाइम बाद बेच दूंगा। सेकंड, जब तेरी एंटिटी है सब्सिडरी एंटिटी, वो ऑपरेट करती है अंडर सिवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन, कि बहुत टाइम तक अपनी पेरेंट एंटिटी को पैसे नहीं बेच सकती। फॉर एग्जांपल अगर किसी फॉरेन कंट्री में है, तालिबान में है, वहाँ पे जंग छिड़ गई, पाकिस्तान में है जंग छिड़ गई, और उन्होंने कहा कि अब तुम हमारी कंट्री से इंडिया में पैसे नहीं भेजोगे, तो दैट ऑपरेट्स अंडर अ सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन। तो उस केस में AS 21 कहता है कि आपको कंसोलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 कंडीशंस। फर्स्ट, अगर आपका कंट्रोल टेम्परेरी है। सेकंड, अगर आपकी सब्सिडरी ऑपरेट करती है अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब इसको याद करने की एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। AS 21 लगता था पुराने ज़माने में छोटी कंपनियों पे। ठीक है, और उस टाइम चल रहा था हर्षद मेहता का टाइम। उस टाइम में क्या था कि स्टॉक मार्केट बूम पे था, लोग हर रोज़ ये कर रहे थे कि भाई कंपनी खरीदी बेची। तो AS 21 ने मना कर दिया कि भाई जब तुम्हारा टेम्परेरी है ना, तो तुम खाम का भड़क लो ही मत। ठीक है, कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंडली, फिर कुछ लोग कहते थे कि हमने तो हर्षद भाई की ग्रोमर में इन्वेस्ट कर रखा है, हम इन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो तो बढ़ती ही जाएगी। तो वो उनसे कहता था कि यार हर्षद भाई की कंपनी में तुमने इन्वेस्ट कर रखा है, कि तुम्हारा भ्रम ही है कि पैसे वैसे आएंगे, पैसे आएंगे नहीं, वो डूबेंगे ही, बढ़ रहे हैं डूब जाएंगे, आने वाले नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन के अंडर ही आ जाती है, तो इसको कंसोलिडेट मत करो तुम। ठीक है, तो इस तरह से तुम याद कर लेना कि एक तो जब टेम्परेरी कंट्रोल लो, और जब एंटिटी ऑपरेट करती हो अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये तो रही AS 21 की, कि AS 21 कब कब ग्रांट करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ CFS। नेक्स्ट है इंड AS 110। इंड AS 110 कब ग्रांट करता है एग्जेम्पशन CFS बनाने से,
इसमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं होती, टेम्परेरी कंट्रोल और लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। इंडिया 110 कहता है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को छूट है कि वो CFS प्रिपेयर ना करे, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि अगर वो FVTPL पे मेजर करती है ना, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, सिर्फ तब उसको ये छूट है कि वो CFS ना बनाए। और ये छूट सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी को है। अगर पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना, कि जिसने इन्वेस्टमेंट एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और फिर इन्वेस्टमेंट एंटिटी आगे सब्सिडरी JV एसोसिएट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो पेरेंट एंटिटी को कंसोलिडेट करने पड़ेंगे। इसलिए तुमने देखा होगा ना, जब भी शार्क टैंक में वो सारे फाउंडर्स इन्वेस्ट करते थे तो वो कभी अपनी कंपनी से इन्वेस्ट नहीं करते थे। उनके चेक पे नाम देखना, किसी और ही कंपनी का नाम लिखा होता था, वो थी उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर वो बोर्ड से इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते और फिर दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते तो फिर बोर्ड को कंसोलिडेट करने पड़ते, है ना। तो अगर पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कि वो पेरेंट भी खुद एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी ना हो। अगर पेरेंट खुद ही एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो FVTPL पे मेजर करने में उसको छूट है CFS बनाने से, अदरवाइज उसको CFS बनाने पड़ेंगे। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती क्या है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन दे रखी है। देखो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है जो फंड सिर्फ इसलिए लेती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सेकेंडली, कमिट करती है वो कंपनी अपने इन्वेस्टर से कि आपको रिटर्न मिलेंगे या तो कैपिटल एप्रिसिएशन से या इन्वेस्टमेंट इनकम से या इन दोनों से, और तीसरा कोई काम नहीं होगा, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एंड थर्ड, इन्वेस्टमेंट कंपनी मेजर करती है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। ठीक है। इंडिया 110 एक चीज़ और कहता है कि यार कंसोलिडेशन उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से कंट्रोल एक्वायर करा और उस दिन पे ख़त्म होगा जिस दिन कंट्रोल बेच दिया। अब मैं कंपनी रूल्स के पास वापस गया, मैंने कहा रूल भाई देखो, AS ने कुछ बातें बता दी, AS 21 ने, इंडियास ने कुछ बातें बता दी कि हमारे यहाँ कब कब छूट मिलेगी, लेकिन तुम भी तो बताओ ना, तुम भी तो कुछ ऐसा बताओ। अब मेरी कंपनी ना इन दोनों के अंडर फॉल नहीं कर रही, तो कुछ तो बताना भाई जब मेरे को CFS ना बनाने पड़े, क्योंकि मैं बहुत आलसी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तेरे को बता देता हूँ कि कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे CFS ना बनाने पड़े, लेकिन वो तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तीनों कंडीशंस अगर तेरी एंटिटी पे अप्लाई होंगी तो तेरे को CFS बनाने से छूट दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा बताओ तो सही, फिर देखते हैं। कह रहा कि CFS की कंडीशन से तब छूट मिलेगी जब तेरी एंटिटी एक होली ओन्ड सब्सिडरी या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी हो, बेसिकली एक सब्सिडरी हो, और तूने अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट एंटिटी बाकी सभी इन्वेस्टर्स को बता दिया है कि यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर CFS। तेरे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए राइटिंग में, और तेरे बाकी सभी मेंबर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि यू आर नॉट प्रेजेंटिंग CFS। पहली कंडीशन ये। मैंने कहा अच्छा। कह रहा दूसरी कंडीशन, योर एंटिटी शुड नॉट बी लिस्टेड और नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ईदर इन और आउटसाइड इंडिया। लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, चाहे इंडिया या इंडिया के बाहर। और थर्ड कंडीशन कि आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या आपकी इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी फाइल करे CFS विद रजिस्ट्रार इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तीनों कंडीशंस एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने सबको बता दिया और सब मान गए कि हम CFS नहीं बना रहे। सेकेंडली, हमारे ऊपर वाले यानी कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी फाइल करते हैं CFS। और थर्ड कि वी आर नॉट लिस्टेड एंड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हमारी एंटिटी को CFS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी आपकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स कंपनी रूल्स के हिसाब से कि आपको कब CFS बनाना है और कब CFS नहीं बनाना है। ये मैंने थोड़ा टाइम लगा के समझाया रिवीजन वीडियो में भी, क्योंकि इस पे केस स्टडीज़ आती हैं बहुत ज़्यादा और ये क्रिएट करता है कन्फ्यूजन, क्योंकि ये स्टडी मैट में ढंग से दे नहीं रखा। अब मैंने तुम्हें खोल के बता दिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्टडी मैट में क्या दे रखा है। स्टडी मैट में दे रखा है ये एग्जाम्पल, सीधा का सीधा। अब ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और ये इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना एग्जाम्पल, तुम देख लेना, तुम्हें पता ही होगा एक्चुअली। तो मेरे रिवीजन वीडियो पे तो तुम घूमते घूमते आए हो, तुम्हें पता है ये एग्जाम्पल कितनी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखो 1 मिनट में समझ में आएगा तुम्हें, अगर तुमने मेरी पहले की वीडियो ध्यान से सुनी है तो। ये कहता है कि एक कंपनी है पेरेंट लिमिटेड जिसने एक्वायर करें 51% शेयर्स ऑफ चाइल्ड लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर 19-20 20% शेयर बेच दिए चाइल्ड लिमिटेड के,
और हमको ये बताना है कि क्या उस कंपनी को CFS बनानी है या नहीं बनानी। पेरेंट लिमिटेड ने बनाई नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है कि क्या बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले साल में 51% शेयर खरीदा, दूसरे साल में 20% शेयर बेच दिया। अब क्या कंपनी को CFS बनाने की ज़रूरत है या नहीं। देखो अब हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, अपना चार्ट याद करो ऊपर वाला। हमने 2 चीज़ें इधर पढ़ी थी, AS 21 इंडिया 110, और 3 कंडीशंस इधर पढ़ी थी कि अगर फुलफिल हो जाएंगी तो CFS नहीं बनानी। अब जो राइट वाली कंडीशन थी ना, उसमें पहली कंडीशन थी कि आपकी कंपनी एक सब्सिडरी होनी चाहिए किसी कंपनी की, लेकिन यहाँ पे तो वो होल्डिंग कंपनी है, तो वो तीनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो नहीं सकती, तो उसको हम मामले से बाहर करते हैं। अब होल्डिंग कंपनी को AS एग्जेम्पशन दे सकता है, AS यानी कि इंडिया 110 या फिर AS 21, ठीक है। AS 21 क्या कहता था, याद करो दोनों कंडीशंस। वो कहता था कि या तो कंट्रोल टेम्परेरी हो या फिर सिवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्शन हो। यहाँ पे सिवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो उस बिना पे तो इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी कंट्रोल था, उसने पहले साल में खरीदा, दूसरे साल में बेच दिया, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके नहीं रखा। और हम ये अज्यूम करेंगे कि उसका इंटेंशन एंटिटी का टेम्परेरी कंट्रोल का ही था, ठीक है, तो इस बिना पे AS 21 में इसको एग्जेम्पशन मिल सकती है। इंडेस 110 क्या कहता था कि आपकी एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए और वो FVTPL पे मेजर करे तो आपको CFS से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और यहाँ पे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि पेरेंट एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और वो FVTPL पे मेजर करती है, तो इंडेस 110 के हिसाब से इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके आंसर में बस इतना ही लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि AS 21 में कब कब एग्जेम्पशन मिलती है कि कंट्रोल टेम्परेरी और सिवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन हो। ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए कि जो इंटेंशन है वो डिस्पोजल का था इन द नियर फ्यूचर, यानी कि टेम्परेरी कंट्रोल का इंटेंशन था। फिर कहते हैं कि इंडिया 110 में ऐसी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन एग्जेम्पशन कौन सी थी इंडिया 110 में, इन्वेस्टमेंट एंटिटी और FVTPL वाली। फिर इन्होंने कंक्लूजन बता दिया कि AS 21 के हिसाब से इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और इंडिया 110 के हिसाब से इसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। अब बढ़ते हैं आगे। तुमने ये सीख लिया कि कब CFS बनानी है, कब नहीं बनानी है, कब शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है और कब बिल्कुल एग्जेम्पशन मिल जाएगी CFS बनाने से। सारी कंडीशन सीख लिया एज़ पर AS, एज़ पर कंपनी रूल्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये जो डब्बे में मैंने लिखे हुए ना, ये हैं तुम्हारे क्वेश्चंस जो तुम्हें एग्जाम में देखने वाले हैं और ये हैं उनके आंसर्स, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने बस फॉर्मेट चेंज करा है ताकि तुम समझ सको। और ये जो ब्लू लाइन में है ये है तुम्हारी मेमोरी टेक्निक, कहानी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट पढ़ते हैं, एक पेरेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है CFS बनाने के लिए। और कॉमन सेंस की बात है, देखो तुम ध्यान से सुनोगे ना तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि वो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करे कि कौन से इंक्लूड होंगे, सब्सिडरी, एसोसिएट और JV। अब अमन ने तो 1% शेयर भी लिया होगा तो वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी CFS में, राइट। फिर आइडेंटिफाई करें सेगमेंट, जो बड़े बड़े सेगमेंट हैं ताकि सेगमेंटल रिपोर्टिंग कर सकें, ये अपन ने इंटर में पढ़ा था। उसके बाद आइडेंटिफाई करें रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें अपने कंपोनेंट्स की ताकि वो अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कर सकें। उसके बाद हार्मोनाइज करें अकाउंटिंग पॉलिसी और डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो भी फॉलो करती हैं सब्सिडरीज और पेरेंट। उसके बाद अगर कोई फॉरेन में है तो उसका गैप कन्वर्जन करें। गैप बोले तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फॉरेन में कुछ और फॉलो होते हैं, हमारे यहाँ कुछ और फॉलो होते हैं, तो गैप कन्वर्जन करना भी ज़रूरी हो जाता है। अब सुनाता हूँ तुम्हें कहानी इसको याद करने की। देखो पूरा साल शार्क टैंक में इन्वेस्ट करने के बाद ना अमन को मैंने याद दिलाया कि यार CFS भी तुझे ही बनाने हैं तो बना लियो, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और मैं ऑडिट करने आऊँगा। तो अमन के पास कोई डेटा नहीं था भाई साहब, उसने व्हाट्सएप पे हाई लिख के छोड़ रखा था लोगों को कि इन्वेस्ट करा इसमें 1 करोड़, उसको लिख दिया हाय, बस उन्हें बाद में देखेंगे। तो उसने व्हाट्सएप खोल के आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो CFS में इंक्लूड होंगे। और ऐसा कोई स्टार्टअप भी है क्या कि जिसका कोई सेगमेंट बहुत बड़ा हो गया हो और वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया हो। ढूंढते उसे पता चला कि भाई उसने जो पैसा छोटा राउंड प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था उसके ओनर ने वो सारा पैसा अपनी रिलेटेड पार्टी को उड़ा दिया। तो अमन को आया गुस्सा। अमन अपने पैसे वसूलने के लिए अश्नीर को साथ लेके गया छोटा राउंड प्राइवेट लिमिटेड के ओनर के पास, और अश्नीर ने जाते ही कॉलर पकड़ लिया। अब उसका नाम ही छोटा राउंड प्राइवेट लिमिटेड है
उस भाई साहब ने निकाल के गन अश्नीर के माथे पे रख दी और ये देख के अमन की क्या हालत हुई होगी ये तुम सोच सकते हो। तो भाई उसने किसी तरह उसके हाथ पैर जोड़े, उसको बोला कि साहब सारे पैसे आपके ही तो हैं, आप बस हमें कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि हम अपनी अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कर सकें, ठीक है, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप उड़ाओ जितने पैसे उड़ाने आपको। भाई उसने उनको माफ़ किया, अमन और अश्नीर निकले भाई दोनों बाहर। फिर अमन अश्नीर को समझाया कि भाई तू ना थोड़ा हारमोनी में रहा कर, ऐसे कॉलर पकड़ लिया तूने जाके अभी मरवा देता, और थोड़ा गैप बना के रखा कर जहाँ पे भी लेके जाऊँ, मारने बात उतर आता है जिसको देखो मरवा देता अभी मेरे को। तो ये थी कहानी शार्क टैंक की। इसमें तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के। तो अमन मुझसे बोला कि ऑडिटर साहब हमने तो अपनी जान पे खेल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी और CFS बना के लाए, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा ये भी बता दो। और मैं सही बताऊँ, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि मैं वैलिडेट करूँ रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है CFS बनाने की। तो मेरे को लगा कि भाई अभी ना ये जान पे खेल के बना के लाया, तो अब अगर मैं इसको ये बताऊंगा कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, पहला ऑब्जेक्टिव है वैलिडेट करना कि CFS बनने भी चाहिए थे क्या नहीं, तो अश्नीर इस पर मेरा कॉलर पकड़ लेगा। तो मैंने सोचा इस पॉइंट को रखते हैं लास्ट में, और फिर मैंने उससे कहा कि देखो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी तुम CFS बना के लाए हो, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बना के लाए हो, मैं बस चेक करूँगा कि क्या वो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से प्रिपेयर हुए या नहीं है। हालांकि हुए होंगे, लेकिन यही मेरा ऑब्जेक्टिव है ना कि मेरे को ओपिनियन देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है क्या नहीं करता। उसके लिए मेरे को इंक्वायर करना पड़ेगा 143(1) के मैटर्स पे कि क्या क्या है तुम्हारी एंटिटी में, और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा जो भी मैटर्स रिपोर्ट करने वाले होंगे जो 143(3) में लिखे हैं, है ना। ये हैं मेरे सिंपल से ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू, ऑडिटर्स से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। सिंपल सा आंसर है, देखो ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने वर्क को प्लान करे और इफेक्टिवली ऑडिट करे, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल और IT सिस्टम, ताकि वो डिटरमाइन कर सके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, वो प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करे ताकि रिस्क एक अप्रोप्रिएट लो लेवल तक रिड्यूस हो जाए। ये चीज़ें ऑडिटर से एक्सपेक्टेड होती हैं और यही हमारा काम होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ना उन्होंने मेरे को CFS बना के दे दिए, मैंने उनको ऑब्जेक्टिव बता दिए, फिर एक्सपेक्टेशंस भी इन्होंने पूछ ली कि हम ऑडिटर से क्या क्या एक्सपेक्ट करें, ठीक है, सारा काम हो गया। अब मैं ऑडिट शुरू करने ही वाला था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैं कंप्लीटनेस चेक कर लेता हूँ कंपोनेंट्स की, कि सारे कंपोनेंट्स इनने इंक्लूड कर तो लिए ना। व्हाट्सएप से मेरे को इतना भरोसा हुआ नहीं, मैं कहा मैं ऑडिट कर दूँ और फिर ये कहे कि बाबू जी ये रह गया था सॉरी, फिर मेरे को ऑडिट दोबारा करना पड़े। तो मैंने सोचा कि एक बारी कंप्लीटनेस चेक कर लेता हूँ। और कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे, हालांकि सबसे पहला स्टेप ये होता है कंप्लीटनेस चेक करने में कि आप पेरेंट के प्रोसीजर्स चेक करो कि उसने कैसे आइडेंटिफाई किया अपने कंपोनेंट। और मेरे को पता है कि अमन ने व्हाट्सएप से आइडेंटिफाई किए, तो मैं कहा ये तो नहीं चल रहा है। तो मैंने अपने प्रायर ईयर वर्किंग पेपर निकाले कि पिछले साल जौन सी चीज़ें कंसोलिडेट करी थी, एटलीस्ट ये तो देख लूँ कि वो उनको तो डाला है या नहीं है ना। फिर मैंने इसकी मैनेजमेंट को बिठाया और उनसे इंक्वायरी करी। मैंने बोला कि भाई मुझे ना तुम्हारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स दो। कह रहे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड से कैसे पता चलेगा। मैंने कहा सब पता चल जाएगा। देखो क्या पता करना है कि सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है। कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, 3 चीज़ें आती हैं, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, ठीक है। तो सब्सिडरी के लिए मैं ये देख लूँ कि इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट जो भी तुमने स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में डिक्लेयर करी है वो सारी इंक्लूडेड CFS में है या नहीं है। जॉइंट वेंचर के लिए मैं देख लूँ कि जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंजमेंट्स जो भी तुमने एंटर किए हैं, और एसोसिएट के लिए मैं देख लूँ कोई अदर अरेंजमेंट्स तुमने एंटर किए हों, ठीक है, और CFS में इंक्लूड ना किए हों। और फिर लास्टली मैं देख लूँ कि कोई शेयर होल्डिंग में चेंजेस है क्या, जिसकी वजह से किसी एंटिटी को इंक्लूड करना था CFS में। तो इस तरह से मैं चेक कर लूँगा कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन CFS। अब जब मैंने CFS की कंप्लीटनेस चेक कर ली कि सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार प्लान कर लेते हैं कि ऑडिट करनी कैसे है CFS की, ठीक है। और तुमने मेरी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाली वीडियो में भी देखा होगा कि प्लानिंग करते कैसे हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम एंटिटी में घुसते हैं तो हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम रिस्क असेस करते हैं और प्रोसीजर्स लगाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। और अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं CFS की, हम हैं प्रिंसिपल ऑडिटर, हमारे नीचे है कंपोनेंट ऑडिटर, तो हम थोड़ा रोप भी झाड़ेंगे, ठीक है। तो देखो प्लानिंग कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किस चीज़ की, ग्रुप स्ट्रक्चर की और एंटिटी के ग्रुप वाइड कंट्रोल्स की, आईटी सिस्टम की और एंटिटी के आईटी कंट्रोल्स की। फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की भी और कंपोनेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की भी। देखो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग लेंगे ग्रुप स्ट्रक्चर की, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स की, आईटी सिस्टम की, आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स की। फिर हम समझेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज़, पेरेंट की और कंपोनेंट की। ठीक है, उसके बाद जब हमने इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली तो हमने असेसमेंट करनी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। हम असेसमेंट कर लेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, तो हम डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब जब हम ये डिटरमाइन कर लेंगे तो एक चीज़ और आएगी ऑडिट करते टाइम कि यार कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना काम उसका यूज़ करना में, एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क। और जब हम उसका काम यूज़ करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कोऑर्डिनेट करेंगे, हम ऑडिट कर लेंगे इस तरह से हम प्लान करेंगे ऑडिट ऑफ सीएफएस। अब एक बारी थोड़ा सा इसको साफ सफाई कर दें, बहुत गंदा हो जाता है यार ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो हम कैसे कितना सीरियल वाइज चलते जा रहे हैं। पहले हमने पेरेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, अपने ऑब्जेक्टिव बताए। ठीक है, उसके बाद प्लान करा, कंप्लीटनेस चेक करी, ऑडिट प्लान करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे। ऑडिट शुरू कर रहे हैं तो मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिलायंस के लिए तो यार शायद 500 करोड़ भी मटेरियल हो, लेकिन रिलायंस की कितनी सारी सब्सिडरीज हैं तो उनमें शायद 5 करोड़ भी मटेरियल हो। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि मटेरियलिटी पूरे ग्रुप की क्या है, मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल। फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ग्रुप के लिए मटेरियल भी है या नहीं है। जैसे तुमने अभी रिसेंटली खबर सुनी या नहीं सुनी कि मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को एक्वायर कर लिया। अब देखो मुकेश अंबानी की रिलायंस कितनी बड़ी है ना, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी, और कैंपा कोला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत छोटे होंगे। तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप के लिए मटेरियल हैं भी या नहीं है। ठीक है, लेकिन रिलायंस के पास तो कितनी सारी सब्सिडरीज हैं, तो हमें हर उस कंपोनेंट के लिए मटेरियलिटी अलग से डिटरमाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि रिलायंस के लिए 500 करोड़ इमटेरियल हो सकते हैं, लेकिन कैंपा कोला के लिए तो 2 करोड़ भी मटेरियल होगा ना भाई। तो हर कंपोनेंट की मटेरियलिटी हम अलग से डिटरमाइन करेंगे और फिर हम उसके कंपोनेंट के ऑडिटर को कम्युनिकेट भी करेंगे कि भाई देख इससे ज़्यादा की गड़बड़ी मिली तो मेरे को बताएगा। ठीक है, और अब हम कंपोनेंट के ऑडिटर्स का सारा काम चेक तो नहीं कर सकते, तो हम उससे कॉन्फर्मेशन ले लेंगे रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। आखिर वो भी तो सी इंस्टीट्यूट से पास है ना। देखो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस पे आते हैं और वही पहले वाला आंसर है जो शुरू में था ना। देखो कि क्या क्या करना होता है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसने कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे थे तो मैनेजमेंट कह रही है कि कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट हमने करा है। फिर उन्होंने सेगमेंट आइडेंटिफाई करे थे, रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करी थी। उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट उन्होंने देखी थी कि ठीक से बन रही है क्या नहीं बन रही। यही सारी चीज़ें तो काम आई थी ना सीएफएस बनाने में। यही है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो होती क्या है एडजस्टमेंट? 2 तरह की एडजस्टमेंट्स होती है, तुमने एफआर में भली भांति पढ़ा होगा, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। देखो इनके नाम से ही बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। परमानेंट यानी कि जो एक बार होगी और हमेशा रहेगी। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हम करते ही तभी हैं जब हम या तो किसी नई एंटिटी को अक्वायर करते हैं ऑन फर्स्ट ओकेजन या फिर सब्सीक्वेंट एक्विजिशन पे या डिस्पोजल पे, जब भी इक्विटी में चेंज होता है। इक्विटी में रोज़ रोज़ तो चेंज होता नहीं ना। सेकेंड आएगी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन आपस में एंटिटीज़ हर महीने हर साल करती रहती हैं उनकी एडजस्टमेंट्स। अब याद करो, जब भी तुम एफआर में कंसोलिडेशन करते हो तो जब किसी नई एंटिटी को एक्वायर करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले अपन डिटरमाइन करते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बेसिकली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है।
गुडविल, कैपिटल रिजर्व, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व। क्या करते हैं, सबसे पहले प्री एक्विजिशन रिजर्व डिटरमाइन करते हैं कि कितना है, और उसके बाद एलोकेट करते हैं प्रॉपरली बिटवीन पेरेंट एंड माइनॉरिटी, और ये होगी हमारी परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। फिर बाद में कभी कोई चेंजेस होते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में, तो ऑडिटर उनको भी वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अब देखो रिलायंस की मैंने तुम्हें सब्सिडरीज दिखाई थी, कितनी सारी हैं ऊपर फोटो में। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ एंटिटीज़ को खरीदते वक्त गुडविल आई हो, कुछ को खरीदते वक्त कैपिटल रिजर्व आया हो। तो एंटिटी ऐसा कर सकती है कि उन दोनों को नेट ऑफ करके दिखा दे, लेकिन ऑडिटर को ये इंश्योर करना होता है कि एंटिटी ने ग्रोस अमाउंट जो है वो डिस्क्लोज करें नोट्स टू सीएफएस में, कि गुडविल का ग्रोस अमाउंट पूरा कितना था और कैपिटल रिजर्व का ग्रोस अमाउंट कितना था अलग से। नेक्स्ट चलते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये वो एडजस्टमेंट्स होते हैं जो एंटिटी आपस में हर साल करती है और ऑडिटर को इनकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। देखो अब ये समझा नहीं रहा, मैं तुम्हें सीधा सीधा मेमोरी टेक्निक बता देता हूँ। ये क्या छापा हुआ मैंने, गधा नहीं है, यूनिकॉर्न है। आजकल यूनिकॉर्न बहुत बन रहे हैं ना स्टार्टअप, ठीक है, जिसकी 1 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाती है, वो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो अब ऐसे ही ना शार्क टैंक में एक बंदा आने वाला था जो कह रहा था कि ना मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने वाला है, यूनिकॉर्न बनने वाला है। तो अमन ने मेरे को भेजा उसके पास देखने के लिए कि भाई एक बार देख क्या कि कहना क्या चाह रहा है वो, अगर उसका स्टार्टअप इतना ही बड़ा है तो वो क्यों आना चाह रहा है। भाई मैं गया चेक करने, और मैंने क्या देखा, भाई यूनिकॉर्न कैसे बन रहा है, दिमाग देखो उस लड़के का। उस बंदे ने क्या कर रखा, बहुत सारी कंपनी बना रखी, एक कंपनी इंडिया में, एक उसकी सब्सिडरी, एक फॉरेन में, ठीक है। और क्या कह रहा, कोई काम धंधा नहीं भाई उसके पास, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कस्टमर नहीं, फिर भी कह रहा है यूनिकॉर्न बनी कैसे। देखो ध्यान लगाओ, वो करते क्या थे, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को लोन देते थे, आपस में इंडेटनेस क्रिएट करते थे, फिर आपस में ही इंटरेस्ट पे करते रहते थे, रिसीव करते रहते थे, ठीक है। और तो और भाई हद देखो तुम, पैसे भी नहीं थे उनके पास इंटरेस्ट पे और रिसीव करने के एक दूसरे को, ठीक है। अनरियलाइज इंटर ग्रुप प्रॉफिट दिखा रहे थे कि मेरे को इससे लेने हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं हुए, मेरे को उससे लेने हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं हुए, और उस अनरियलाइज अमाउंट पे बाबूजी डेफर टैक्स भी रिकॉर्ड कर रहे थे कि टैक्स है दे देंगे, टैक्स है दे देंगे। तो कर क्या रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कस्टमर नहीं, एक दूसरे को लोन दिए जा रहे हैं, प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं, प्रॉफिट पे टैक्स भी बनाए जा रहे हैं, है इनके पास कुछ भी नहीं। ऐसे कर करके यूनिकॉर्न बना रहे थे। फॉरेन वाली एंटिटी थी, हाँ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बस चीज़ों को, कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने गैप में, ठीक है। जो इनकी दूसरी एंटिटीज़ थी वो भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कर रहे थे, फिर उनको ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे लगे कि भाई यूनिकॉर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, कि फॉरेन एंटिटी भी है और यहाँ पे भी जो एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं। तो कंसोलिडेशन करेंगे तो कुछ दिखेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं कि हाँ भाई कुछ तो काम कर दिया कंपनी। इस तरह से भाई साहब यूनिकॉर्न बना रहे थे। ये होती है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और ये सारी चीज़ें ना सीएफएस बनाते टाइम एलिमिनेट करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है, ऑडिटर को एडजस्ट करने पड़ते हैं, एलिमिनेट करने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, टेम्परेरी डिफरेंसेस, ठीक है। और क्या चीज़ें देखनी होती है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर होते हैं लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट से पहले हो जाते हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट करना। कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इन सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट्स ऑडिटर को वेरीफाई करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स बाय विच कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्टेन्ड। देखो अब तक हम बात करते हैं सब्सिडरी कंसोलिडेशन, लेकिन तुम एक बात बताओ, सब्सिडरी कौन सी होती है? सब्सिडरी वो तो होती ही है जिसका कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन अगर हमारे पास शेयर्स नहीं भी हैं और फिर भी हम उस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहे हैं तो उसको भी हम सब्सिडरी में काउंट करते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है फार्म में, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। तो एक बात बताओ कि ऑडिटर ये कैसे डिटरमाइन करेगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस एंटिटी पे? अब इसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है कि बोर्ड मिनट चेक कर सकता है कि क्या बोर्ड ने उस एंटिटी को कोई टेक्नोलॉजी या कोई नो हाउ प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। फिर वो बोर्ड मिनट्स रिव्यू करेगा ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी इन्वेस्टमेंट का कोई लिक्विडेशन हुआ है या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट की गई है कंपनी की तरफ से। फिर वो डिटरमाइन करेगा कि कोई स्टेटस चेंज हुआ है क्या, जैसे कि सब्सिडरी से एसोसिएट में, एसोसिएट से जॉइंट वेंचर में, और अगर हुआ है तो क्या उनकी एडजस्टमेंट्स को अप्रोप्रिएटली अकाउंट किया गया है सीएफएस में, ठीक है। फिर ऑडिटर ध्यान से देखेगा ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज़, कुछ ऐसी एंटिटीज़
जो कि सब्सिडरी के लिए क्वालिफाई नहीं करती, CFS में नहीं आ रही, लेकिन एंटिटी ने उनमें अपना रिस्क ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है। और वो देखेगा डी फैक्टो कंट्रोल, कि यार डी फैक्टो कंट्रोल होता है कि जब एक इन्वेस्टर के पास ना कम शेयर्स हो, 50%, 20%, 10% से भी कम शेयर्स हो, और फिर भी वो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि जैसे वो बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जा रहे हैं, नाचो तो नाच रहे हैं, मतलब समझ के तुम कि एक अच्छा खासा कंट्रोल है उस आदमी के पास उस कंपनी का, तो उसको बोलते हैं हम डी फैक्टो कंट्रोल। वो CFS में तो नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास कंट्रोल कम है, होल्डिंग कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस है उसका। तो ऑडिटर को ये भी बहुत चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ती है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें, CFS बनाते वक्त ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है कि CFS की, पेरेंट की और सब्सिडरी की। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने SFS में डिक्लेयर कर दी, स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता दी, तो आपको CFS में अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको सेपरेटली बतानी पड़ती है फॉर पेरेंट एंड फॉर सब्सिडरीज। इसमें लिखा है कि अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एंड नेट एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स। पेरेंट की नेट एसेट्स कितनी है और एज अ परसेंटेज कितनी है पूरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। पेरेंट का शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, सब्सिडरी का शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, और एज अ परसेंटेज ऑफ CFS कितना है। सिमिलरली OCI की, OCI कितना है पेरेंट का, सब्सिडरी का, और एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड OCI कितना है। ये एक ही फॉर्मेट में चल रहा है। देखो, अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एंड नेट एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, अमाउंट ऑफ PNL एंड PNL एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड PNL, सिमिलरली OCI। तो एक लाइन को याद कर लो, तुम्हारा पूरा आंसर बन जाएगा। अब हम आते हैं उन चीज़ों पे जो अगर आपने SFS में बता दी तो आपको CFS में बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से। पहला है बोनस शेयर, कि आपने किस सोर्स से बोनस शेयर इशू करें, सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से। सेकंड है अनयूटिलाइज मनी, कि आपने अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करा है। थर्ड है MSME के अंदर जो भी आपने डिस्क्लोजर दे दी है वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट्स जो भी आपने किए CF बेसिस पे, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स और कैपिटल गुड्स के, वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेक्स में कितना एक्सपेंडिचर किया है, आपके रॉ मटेरियल की वैल्यूज़ कितने हैं, और आपने अमाउंट कहाँ कहाँ रेमिट किया है फॉरेन करेंसी में ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड्स, ये सब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा। एक बार आप अपनी SFS में बता दो, ठीक है। अब इसकी छोटी सी मेमोरी टेक्निक बनाते हैं कि अशनीर को जानते हो तुम, अशनीर भी अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था, तो अशनीर के पास एक MSME आई भागी कहती कि यार मेरे बारे में ना कुछ डिस्क्लोज मत करना CFS में। अशनीर कहता क्यों, कहती कि यार मैं ना अपना सारा एक्सपेंडिचर फॉरेक्स में करती हूँ, और आपने जो भी पैसे दिए थे ना मेरे को इन्वेस्ट करते टाइम, तो उसमें से कुछ की तो मैंने पार्टी कर ली, लेकिन बाकी जो भी अनयूटिलाइज मनी थी ना उससे मैंने इंपोर्ट कर लिया रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, और वो भी CIF बेसिस पे। बाकी लोगों से आधी वैल्यू में इंपोर्ट कर लिया मैंने सब रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। तो अशनीर कह रहा कि ऐसे कैसे कर लिया बाकी लोगों से आधी वैल्यू में, तो कहती कि ना मैंने ना सीधे पैसे नहीं दिए वेंडर को ना कुछ टैक्स सेविंग करनी थी, तो मैंने उससे बोनस शेयर इशू कर दिए और फिर अमाउंट रेमिट कर दिया फॉरेन करेंसी में, डिविडेंड की फॉर्म में, रॉयल्टी की फॉर्म में, इंटरेस्ट और अदर इनकम की फॉर्म में। तो इस तरह से उसकी टैक्स सेविंग होगी और मुझे बहुत कम पैसे में सामान मिल गया। और अगर आप ये CFS में डिस्क्लोज करोगे ना तो मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाएगा। तो आप CFS में डिस्क्लोज मत करना, मैंने अपनी SFS में डिस्क्लोज कर दिया, आप उसकी चिंता मत करो। अशनीर कहता क्या बात है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका रिपोर्टिंग, कि पेरेंट के ऑडिटर को रिपोर्टिंग क्या क्या करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें ना 4 केसेस हैं। पहला केस है कि जब पेरेंट का ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है तो उसको क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। देखो, तो सबसे पहला ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स जो भी CFS की प्रिपरेशन में यूज़ किए गए हैं वो फॉलो किए गए हैं, AS के हिसाब से बनाई गई हैं। सेकंड, वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ऑडिट ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। थर्ड, अगर CFS में कैश फ्लो भी इंक्लूडेड है तो वो ओपिनियन देता है कि कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है। ये 3 चीज़ें वो बताता है अगर पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर भी है, सेम है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वो बताता है कि अगर पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, अलग अलग है, तो वो क्या रिपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले तो वो रिक्वायरमेंट रिपोर्ट करेगा कि ऐसे 600 की, कि दूसरे ऑडिटर का काम कितना रिपोर्ट किया है। ऐसे 706 के हिसाब से रेफरेंस देगा कि दूसरे ऑडिटर का ये काम था।
और साफ साफ डिस्क्लोज करेगा कितना मैग्नीट्यूड दूसरे ऑडिटर ने कवर किया है, कितना मैग्नीट्यूड मैंने कवर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्योंकि बाद में भाई लफड़ा आ गया तो अपने पे, है ना। और ये वो रिपोर्ट कैसे करेगा, बाय स्टेटिंग द एग्रीगेट अमाउंट्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे केस पे कि अगर कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं हुआ है फिर क्या रिपोर्ट करेगा। देखो वैसे तो जनरली कंपोनेंट को ऑडिट होना चाहिए, सारे कंपोनेंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, ठीक है। तो अब जब कंपोनेंट ऑडिट नहीं है तो ऑडिटर कंसीडर कर सकता है पॉसिबल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन तुम्हें पता है ना, दो तरह की रिपोर्ट होती है, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड में वो क्या देगा, या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, ठीक है। इवैल्यूएट करेगा कि क्या उसे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर इशू करना चाहिए या फिर उसे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करनी चाहिए। और ये वो डिसाइड कैसे करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे 705 की गाइडलाइंस को कंसीडर करेगा। ऐसे 705 बात करता है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और लास्ट केस है जब कंपोनेंट का ऑडिटर अलग रिपोर्ट करता है, यानी कि हमने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है, कंपोनेंट का ऑडिटर कह रहे हैं कि नहीं भाई क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर रिपोर्ट है या एडवर्स रिपोर्ट है, ठीक है। तो हम इसमें क्या रिपोर्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम ये रिपोर्ट करेंगे कि पेरेंट की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कन्वर्जन किया है कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सीएफएस में, हमने नहीं किया है। सेकेंडली वो ये बताएगा कि सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो थी ना वो हमने ऑडिट करी है, प्रिंसिपल ऑडिटर ने ऑडिट करी है। उसके बाद वो ये कहेगा कि कंपोनेंट का ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल को फॉलो कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसे चेक करना पड़ेगा कि ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल कंप्लाई करता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। लास्ट में मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्टडी मैथ के क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं और इसकी केस स्टडीज़ एक बार देख जाना भाई। इसमें ना स्टडी मटेरियल के पीछे वाली केस स्टडीज़ हैं, वहीं पे तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे, एक बारी केस स्टडीज़ पढ़ के चले जाना। हालांकि जो मैंने तुम्हें पहले पेज पे वो सबसे पहले बताई थी ना कि कब कब एग्जाम्शन मिलेगी, उससे तुम्हारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट फिर भी एक बारी देख के चले जाना, है ना। यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर होता है ख़त्म। और तुम मुझे ज़रूर बता रहे हो कि भाई मेमोरी टेक्निक्स, पढ़ाने का तरीका, रिवीजन वीडियो नोट्स कैसे लग रहे हैं तुम्हें, ठीक है। कमेंट कर देना और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आ ही गया बस तुम्हारे पेपर, ठीक है। मैंने सोचा था ढेर सारी वीडियोस बनाएंगे पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर इतनी वीडियोस बन नहीं पा रही जल्दी और टाइम निकलते जा रहा है। तो जितनी भी है जो भी है एटलीस्ट ये तो तुम शेयर कर सकते हो, तुम मुझे फीडबैक ज़रूर दे रहे हो। टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और तुम्हें दिख ही रहे हैं सारे एड्रेस ऊपर। यूट्यूब चैनल तुम्हें पता है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना ताकि और बच्चों तक पहुँचे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आओ ऑडिट में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।